नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज से दोस्तों हमारा हम कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। आप सब इसको पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और यहां से उम्मीद करता हूं हर एक वनडे कंपटीशन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली डैम श्योर यानी 100% हम कह सकते हैं यहां से प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। यानी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से करेंगे और माउंटबेटन 1947 यानी भारतीय स्वतंत्रता तक के बारे में चर्चा करेंगे। इस दौर को अगर हम दोस्तों बात करें तो तीन तरीके से हम देखेंगे। पहला तो जो हमारा समय आता है, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो 1885 से लेकर 1947, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता वनडे एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप किसी भी कंपटीशन में बैठें, चाहे वो आपका सिविल का हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, सभी कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न जरूर आपको मिलते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक को उठा के देखें या प्रीवियस टेस्ट पेपरों में देखिए। तो आज हम इसको चर्चा करेंगे, तो इसको तीन भागों में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक रहा, जिसमें हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा देश को आज़ादी के लिए अलग अलग पहलुओं पर कार्य किया गया, अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की गई, अलग अलग आंदोलन चलाए गए, अलग अलग सत्याग्रह चलाए गए। तो बहुत सारे ऐसे समझौते हुए, उनसे रिलेटेड हमारे लोग जो भी भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी थे या फिर हमारे राष्ट्र नेता थे, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बात करें अगर हम, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या सॉरी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम तीन भागों में डिवाइड करके देखेंगे। इसको आप देख पा रहे होंगे। पहला जो हमारा भाग होगा उदारवादी युग के नाम से जाना गया, जिसका समय रहा 1885 से लेकर 1905 तक, 1885 से 1905 तक का, जिसमें हम चर्चा करेंगे ऐसे सारे व्यक्ति जिन लोगों ने ब्रिटिश के द्वारा जो भी चीजें कही गई थी उन पर विश्वास करके कार्य करते थे। यानी उदारवादी नेचर होता है ऐसे लोगों का जो हर पहलू पर अच्छा बुरा दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। तो उस समय के विचारों में हमारे मुख्य रूप से जो क्रांतिकारी थे या प्रमुख नेता थे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें दूसरे पॉइंट में, तो आता वो हमारा उग्रवादी युग के रूप में, जो 1906 से लेकर 1918 तक यानी 1906 से लेकर 1918 तक चलता है, जिसमें क्रांतिकारी हमारे स्पेशली लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति थे जो उग्र स्वभाव के माने जाते थे। क्योंकि ये जानते थे कि ब्रिटिश हमें इस तरीके से स्वतंत्रता नहीं देगी, तो ये अपने पहलू को मनाने के लिए किसी भी तरीके से किसी भी कार्य को करने के लिए, अंजाम देने के लिए तत्पर रहते थे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें अंतिम पॉइंट में, तो तीसरे पॉइंट को जो बांटा गया गांधीवादी युग के रूप में, जो 1990 से लेकर 1947, 1919 से लेकर 1947 तक रहा। और आप सभी को पता है कि गांधी जी से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि गांधी जी किस सिद्धांतों पर कार्य करते थे और किस तरीके उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारे अनशन किए, सत्याग्रह चलाए और क्रांतिकारियों का भी साथ दिया। यानी पूरा अगर हम बात करें तो जिस समय से गांधी जी ने क्रांतिकारी के रूप में कार्य करना शुरू किया देश के लिए और 1947 तक, ये जो दौर रहा वो गांधीवादी युग के नाम से जाना गया। अब आइए इनसे बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे बनते हैं, इनकी भूमिका को देखते हुए उनको तैयार करते हैं। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पर पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव रहा। मैंने उदारवादी के बारे में आप सभी को बताया। इसमें मुख्य रूप से आप सभी इनसे भली भांति परिचय, जैसे नेताओं के बारे में हम बात करें, जिसके प्रमुख नेता यहां से ऑब्जेक्टिव आपका बनता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रन्नाडे, मदन मोहन मालवीय इत्यादि थे। तो कहीं ना कहीं अगर दोस्तों हम बात करें तो इन सभी व्यक्तियों के नेचर के बारे में आप सभी जानते हैं, या वो आपके दादा भाई नौरोजी जी हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे मदन मोहन मालवीय हों, चाहे महादेव रन्नाडे हों, इनके बारे में आप सबने सुन रखा है। और अगर नहीं भी सुना है तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मैंने कहा आप सबसे कि हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप सबने वीडियो देखा होगा व्यक्तिगत में प्रणब मुखर्जी जी का, जो संदीप सर के द्वारा व्यक्तिगत परिचय उनका कराया गया। इसी तरीके से हमारी सीरीज आगे स्टार्ट होंगी, तो इनमें इन क्रांतिकारियों को या इन प्रमुख नेताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे
क्योंकि इन लोगों की जीवनी शैली से, इनकी लाइफ स्टाइल से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अभी तो आप इस पर्टिकुलर उदारवादी युग में इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा उसी तरीके से ये भी जो हमारे न्यू एविडेंस यानी स्पेशल कोर्सेज होंगे उनमें इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी वयोवृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो दादा भाई नौरोजी को, या वयोवृद्धि के नाम से किसे जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश का आकलन कर लिया था कि ब्रिटिश क्या कर रहा है, टोटल भारत को मूर्ख बना रहा है, यानी भारत को लूट रहा है। क्यों? क्योंकि उसने धन निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने अपना दिया था, तो द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक इन्होंने किताब बनाई थी जिसमें धन निष्कासन के बारे में बताया। तो इन्होंने ये चीज कहा कि जो भी अंग्रेज हमारे पास कर रहे हैं वो हमारे हित में नहीं कर रहे हैं, केवल वो दिखाना चाहते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपनी स्वतंत्रता की तरफ मांग करते हैं, अपने अधिकार की मांग करते थे, तो वो समय समय पे क्या करते थे कि भारतीयों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए चीजें बनाना, जैसे यहाँ पे फैक्ट्री को बढ़ावा देना तो भारत की फैक्ट्रियों को कम कर देना, वहां का माल ज्यादा आने लगा तो यहाँ के लोगों का काम रोजगार छीनने लगा, फिर लगान माल भाड़ी, फिर यहाँ पे व्यापार करने वो आए थे, फिर वो व्यापार अपना ही जमाने लगे, तो बहुत सारी चीजें। तो इन सब कई अनुभवों के आधार पर दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था जो बार बार दोस्तों पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप सभी। धन के निष्कासन का सिद्धांत, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था तो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उदारवादी युग का समय पूछा जाता है, तो 1885 से लेकर 1905 तक। फिर मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है प्रमुख नेता में कौन थे, तो याद रखिएगा क्योंकि जब पेपर में देगा तो यहाँ पे 3 विकल्प यहाँ से देगा और एक विकल्प आपका उग्रवादी का डाल देता है या फिर आपका गांधीवादी के उसमें से डाल देगा। तो याद रखना होगा वो हमारे प्रमुख नेता के रूप में जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं, दादा भाई नौरोजी जी हैं, फिरोज शाह मेहता जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, महादेव रनाडे जी हैं, मदन मोहन मालवीय। यही आपके ऑब्जेक्टिव विकल्प में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इस पॉइंट से बनेगा, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। तो इतने में ही आप उदारवादी को कंप्लीट करें, क्योंकि है तो बहुत सारा कुछ बट पेपर पैटर्न से इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं उग्रवादी युग के बारे में। आप सभी को पता, उग्र से ही समझ रहे होंगे ऐसे व्यक्ति जिनको हम कह सकते हैं अपनी बात मनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं एज ए क्रांतिकारी। जिस तरीके से हमारे क्रांतिकारियों ने अगर अंग्रेजों का सामना ना किया होता तो आज शायद हम स्वतंत्र भारत का सपना ना देख पाते और आज एक खुशहाल जिंदगी को जी ना पाते। जैसा कि आज भी आप सब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनेताओं का भी पैटर्न उस तरीके से आता है, लेकिन डेमोक्रेसी होने के नाते या हम ये कह सकते हैं प्रजातंत्र होने के नाते हम विद इन ड्यूरेशन में परिवर्तन कर सकते हैं और करना चाहिए। जबकि अंग्रेजों के समय ऐसा नहीं था, वो एक डिक्टेटरशिप था, तानाशाही थी, और उस तानाशाही में उन लोगों से आज़ादी के लिए जो हमारे क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका रही, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के दौरान तो 1906 से लेकर 1918 के दौर बहुत ही अच्छा रहा जो भारतीयों को स्वतंत्रता तक ले गया। तो इसमें दोस्तों बात करते हैं 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी या क्रांतिवादी के नाम से भी जाना जाता है दल का उदय हुआ, जिसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष थे। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा मुख्य रूप से अगर हम बात करें उग्रवादी नेताओं में, क्रांतिकारी नेताओं में, लाल बाल पाल, यानी लाल से क्या हो गया लाला लाजपत राय हो गए, और बाल से बाल गंगाधर तिलक हो गए, और पाल से बिपिन चंद्र पाल हो गए। इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी हम लाला लाजपत राय पर भी फोकस करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज ब्रिटिश द्वारा कराया गया, जिसमें ये घायल हुए और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सब घटनाओं को अभी जब हम 1885 से लेकर 1947 के दौर में चर्चा करेंगे, उनमें छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु जो बनते हैं इनको चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं। तो तिलक जी का एक वक्तव्य है जो काफी बार पूछा गया है, वो ये ध्यान रखना है आपको और आप सभी को कहीं ना कहीं पता भी होगा। इनके द्वारा कहा गया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो कई बार इस तरीके से टैग भी पूछे जाते हैं, किसके द्वारा क्या कहा गया है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो केवल प्रमुख नेताओं में आपको यहाँ नाम याद रखना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। गांधीवादी युग के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस युग में। शुरुआती दौर पर हम अगर बात करें तो गांधी जी का क्रांतिकारियों से यानी भारत से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने देखा ब्रिटिश की राजनीति और उनसे मतभेद और भी बहुत सारी चीजें, तब फिर वो भारत आते हैं। जब भारत आते हैं तो भारत की स्थितियों से अवगत जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, करते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्रांतिकारी के रूप में आ जाते हैं और उस युग के दौरान गांधी जी को प्राथमिकता दी जाती है, जो युग गांधीवादी के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इसमें। तो गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे और उन्होंने वहां अपने 20 वर्षों के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार की रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं अभी भी अमेरिका में श्वेत और ब्लैक लेकर बहुत सारे विवाद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गोरे काले का विवाद अभी भी इस तरीके से कंट्री में रहता है। जैसा कि आप सबने बहुत पहले देखा होगा, जब बराक ओबामा बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस समय भी इस तरीके का रंग भेद का बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वहां पे रहा। तो गांधी जी ने जो पहला अपना आंदोलन शुरू किया था, हम कह सकते हैं तो दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने शुरू किया था ब्रिटिश के खिलाफ रंग भेद को लेकर, और 20 वर्षों तक वो यानी भारत से बाहर रहे, वहां पे अपनी उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी, या कहा जाता है कि लॉ की डिग्री वगैरह वो कंप्लीट करते रहे। इसके बाद क्या हुआ, यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना 1909 में लंदन जाते समय की थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे गांधी जी की पूछी जाती है बहुत सारी किताबें। यहाँ पे जो इन्होंने हिंद स्वराज की रचना करी वो कब की थी, जब ये लंदन जा रहे थे, उसी दौरान इन्होंने क्या किया था, 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फिर भारत वापस आते हैं। तो शुरुआती दौर पर अगर हम बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 9 जनवरी 1915 से शुरू की गई थी, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया था। फिर बाद में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोगों ने शुरू कर रखा और प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण बनता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब सबसे पहले लखनऊ आते हैं तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू वहां पे उनके सम्मान के लिए पहुंचते हैं, यानी स्वागत स्वरूप पहुंचते हैं। तो उसी दिन से प्रवासी भारतीय दिवस की भारत में शुरुआत की जाती है। तो सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इन्होंने वापस लौटने के बाद अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। ये चीज आपको पॉइंट याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। अभी फिलहाल हम जब चर्चा करेंगे तो एक एक कैरेक्टर को लेकर, यानी एक एक व्यक्ति के बारे में घटी हुई घटनाएं, तो वहां पे भी चर्चा करेंगे। यानी आज हम कह सकते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक परिचय के रूप में, यानी हम लोग इसको परिचय के तौर पे आज का वीडियो देखेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड 1 बाय 1 घटनाएं स्टेप टू स्टेप पूछी जाती हैं, उनसे बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अंतिम पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के पास साबरमती के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो आप भली भांति अहमदाबाद को भी जानते हैं, साबरमती को भी जानते हैं, दोनों स्थान गुजरात में है, जहां पर इन्होंने क्या किया है, साबरमती आश्रम की स्थापना करी है और वहीं से इन्होंने क्या किया है, सत्याग्रह की शुरुआत करी है। यानी अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा उस पर हम पहला पॉइंट जो चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करें तो 1885 में एओ ह्यूम द्वारा मुंबई से इसकी शुरुआत की गई थी और यही पॉइंट देखिए 1885 से हम लोग शुरू करेंगे और अंतिम पॉइंट हम जाएंगे 1947
माउंटबेटन योजना तक, जिसके तहत तो हमें क्या मिली, स्वतंत्रता, यानी भारत की आज़ादी। यानी अब जो भी हमारी सीरीज होंगी वो सारी आपकी 1885 से शुरू होंगी और 1947 तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।